नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पे बात करने वाले हैं। जी। सत्ता साझाकरण, मतलब पावर शेयरिंग के अलग-अलग रूप क्या हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जो पूरी चर्चा है, ये एनसीईआरटी की कक्षा 10 की किताब हुँ, लोकतांत्रिक राजनीति पर आधारित है। सही। देखिए, पहले एक सोच थी, काफी आम सोच थी, कि सारी पॉलिटिकल पावर ना एक ही इंसान या एक ग्रुप के पास होनी चाहिए। हाँ, माना जाता था ऐसा। तर्क ये था कि भाई फैसले जल्दी होंगे, हुँ, लागू आसानी से होंगे। एफिशिएंसी की बात। बिल्कुल, लेकिन जैसे-जैसे लोकतंत्र आया, या ये धारणा पूरी तरह बदल गई। हाँ, क्योंकि लोकतंत्र का तो बेस ही यही है कि पावर जनता से आती है। एग्जैक्टली कि समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत जनता है। लोग शासन करते हैं अपनी बनाई संस्थाओं से। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल के लोकतंत्रों में ये जो शक्ति है, ये असल में बढ़ती कैसे है, इसके क्या-क्या तरीके हैं। और ये समझना मेरे ख्याल से आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पावर शेयरिंग तय करती है कि समाज में जो इतनी विविधता है, अलग-अलग समूह हैं, विचार हैं, हाँ, उनको सम्मान मिले, उनको जगह मिले। सही बात है। और जब पावर बटी होती है, तो उम्मीद रहती है कि नीतियां बनाते वक्त सबकी आवाज सुनी जाएगी। हम्म पर यहाँ जो दिलचस्प सवाल है वो ये कि ये सिद्धांत मतलब ये आइडिया कि पावर शेयर होनी चाहिए, ये असल में प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? जमीन पर कौन-कौन सी व्यवस्थाएं दिखती हैं? बिल्कुल सही कहा। तो चलिए पहले तरीके पर आते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, मतलब सत्ता का क्षैतिज वितरण। जी। इसका मतलब है सरकार के जो मुख्य अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हाँ, तीनों अंग। इनके बीच पावर का बंटवारा। और क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल इसलिए क्योंकि ये सब एक ही लेवल पे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं। सही। सब अपनी अपनी जगह अपनी शक्ति इस्तेमाल करते हैं। और सवाल ये है कि फिर ये आपस में बैलेंस कैसे बनाते हैं, कोई एक ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। यहीं पर वो चेक्स एंड बैलेंसेस वाली व्यवस्था आती है, नियंत्रण और संतुलन। अच्छा। ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी खूबी है। किताब में भी इसके उदाहरण हैं। सोचिए, जो मंत्री हैं, सरकारी अधिकारी हैं, यानी एग्जीक्यूटिव, हाँ। वो संसद या विधानसभाओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। विधायिका उनसे सवाल पूछ सकती है, उनके काम की जांच कर सकती है। हम्म। दूसरी तरफ न्यायपालिका को देखिए। जजों को नियुक्त भले ही कार्यपालिका करती हो, हाँ। लेकिन वही जज कार्यपालिका के कामों की और विधायिका के बनाए कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें लगे कि कोई कानून संविधान के हिसाब से नहीं है, तो वो उसे रद्द भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हर अंग दूसरे पर एक तरह का अंकुश रखता है। मतलब कोई भी अंग असीमित शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। हालांकि कभी-कभी इससे फैसले लेने में थोड़ी देरी भी हो सकती है, पर पावर को सेंट्रलाइज होने से रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये तो हुआ एक लेवल पर बंटवारा, लेकिन एक और तरीका है, वर्टिकल पावर शेयरिंग, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। जी। इसमें पावर सरकार के अलग-अलग लेवल्स पर बंटती है। हाँ, जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार, केंद्र सरकार, और फिर राज्यों की अपनी सरकारें। बिल्कुल, जैसे भारत में है, केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकारें, और कई जगह तो और नीचे भी, जैसे पंचायतें, नगर पालिकाएं। इसी को सत्ता का संघीय विभाजन या फेडरल डिवीजन कहते हैं। फेडरल सिस्टम। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि हर देश में ऐसा नहीं होता। कई देशों में यूनिटरी सिस्टम होता है, जहां सारी ताकत केंद्र के पास होती है। अच्छा। लेकिन भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देशों के लिए फेडरल सिस्टम ज्यादा ठीक माना जाता है। किताब में बेल्जियम का उदाहरण है जहां ऐसा किया गया, हाँ, और श्रीलंका का भी जहां ऐसा नहीं किया गया और उसके क्या नतीजे हुए वो भी बताया गया है। बिल्कुल। और ये बंटवारा और नीचे तक जा सकता है, स्थानीय सरकारों तक। जैसे भारत में 73वें और 74वें संशोधन के बाद हुआ, पंचायतें और नगर पालिकाएं। जी। किताब कहती है कि इस पर अगले चैप्टर में और डिटेल में बात होगी, लेकिन अभी के लिए ये समझना काफी है कि ये पावर को ऊपर से नीचे तक बांटने का एक तरीका है। जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्ता में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हाँ, हालांकि वो बैलेंस बनाना हमेशा आसान नहीं होता। उसमें लगातार एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। सही बात है। अच्छा, अब तीसरा तरीका, हम्म। ये थोड़ा अलग है, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। हम्म। मतलब समाज के अलग अलग धार्मिक या भाषाई समूहों में पावर शेयरिंग। जी। इसका क्या मकसद होता है? देखिए, इसका मेन मकसद होता है समाज के उन वर्गों को शासन में हिस्सेदारी देना जो शायद संख्या में कम हो या हाशिए पर रहे हों, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि वो अलग थलग पड़ गए। अच्छा। किताब में बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट का उदाहरण दिया है। हाँ, सामुदायिक सरकार। वहां हर भाषा बोलने वाले समुदाय की डच, फ्रेंच, जर्मन
अपनी सरकार है, अरे वाह। जो अपनी भाषा, कल्चर, एजुकेशन से जुड़े फैसले लेती हैं। इससे उन्हें लगता है कि देश में उनकी भी सुनी जाती है, उनकी पहचान सेफ है। ये तो काफी यूनिक है। क्या भारत में भी कुछ ऐसा है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन रूप थोड़ा अलग है। कई देशों में इसके लिए संवैधानिक या कानूनी तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे? जैसे भारत में आरक्षित चुनाव क्षेत्र हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाँ, SC ST के लिए। बिल्कुल, संविधान ने ही लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें रिजर्व की हैं, ताकि इन समुदायों को विधायिका में सही प्रतिनिधित्व मिल सके। बाद में स्थानीय निकायों में महिलाओं और ओबीसी के लिए भी आरक्षण आया। अच्छा। तो ये तरीके दिखाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ मेजॉरिटी का राज नहीं है, बल्कि इसमें माइनॉरिटीज और कमजोर वर्गों का भी ध्यान रखा जाता है। यानी समाज की डाइवर्सिटी को सरकार के स्ट्रक्चर में जगह देने की कोशिश। बिल्कुल, ये देश को जोड़े रखने का एक जरूरी तरीका है। बहुत जरूरी। चलिए अब चौथे और आखिरी रूप पर आते हैं। हाँ। ये शायद सबसे ज्यादा डायनामिक है जो हमें रोज की राजनीति में दिखता है। हाँ, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा, या कहें कि सत्ता पर उनका असर, ये कैसे होता है? देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोगों के पास चॉइस हो, हाँ, विकल्प। कि वो चुन सकें कि उन पर कौन राज करेगा। और आजकल ये चॉइस हमें मिलती है अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में। सही। ये पार्टियां अलग-अलग पॉलिसी, प्रोग्राम, विचारधारा लेकर आती हैं। इनके बीच जो कंपटीशन होता है, चुनाव। हाँ, चुनाव, वही ये पक्का करता है कि पावर हमेशा किसी एक पार्टी के हाथ में न रहे। हाँ, सत्ता बदलती रहती है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई। बिल्कुल। तो लंबे समय में पावर अलग-अलग पार्टियों के बीच शेयर होती रहती है, जो अलग-अलग विचारों या समूहों को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। लेकिन कभी-कभी ये शेयरिंग और भी डायरेक्ट होती है। कैसे? जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तब दो या ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। एग्जैक्टली। इसमें तो पार्टियां सीधे-सीधे मंत्रालय और बाकी पद आपस में बांट लेती हैं। ये पावर शेयरिंग का एकदम साफ उदाहरण है। आजकल तो बहुत आम है ये। हाँ, भारत में भी काफी देखने को मिलता है। अच्छा, और ये दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स और आंदोलन, इनका क्या रोल है? ये भी बहुत अहम है। लोकतंत्र में सिर्फ पार्टियां नहीं होती, बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। जैसे व्यापारियों के संगठन, किसानों की यूनियनें, मजदूर संगठन, टीचर्स एसोसिएशंस, लॉयर्स की बार, इस तरह के। हाँ, बहुत सारे हैं। ये सीधे चुनाव नहीं लड़ते, पर सरकार के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं वो? लॉबिंग करते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, या फिर सरकार जो कमेटियां बनाती है उनमें शामिल होकर अपनी बात रखते हैं। अच्छा, तो ये भी एक तरह से पावर में हिस्सेदारी हुई, इनडायरेक्टली। बिल्कुल। और इनके अलावा कभी-कभी बड़े-बड़े जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं किसी खास मुद्दे पर। हाँ, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था। जी, वो भी सरकार की नीतियों को बदलने के लिए जबरदस्त दबाव डालते हैं। तो ये सब मिलकर दिखाता है कि डेमोक्रेसी में पावर सिर्फ सरकारी दफ्तरों में नहीं होती, वो समाज में फैली होती है और उस पर लगातार अलग-अलग ग्रुप्स का असर और दबाव बना रहता है। इससे लोकतंत्र जीवंत रहता है। बिल्कुल, बहुत डायनामिक प्रोसेस है ये। तो अगर हम आज की सारी बात को समेटें, तो हमने पावर शेयरिंग के 4 मेन तरीके देखे, जैसा NCERT की किताब बताती है। जी। पहला, हॉरिजॉन्टल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच एक दूसरे पर चेक इन बैलेंस। हाँ। दूसरा, वर्टिकल, केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें, अलग-अलग लेवल पर पावर का बंटवारा, फेडरल सिस्टम। सही। तीसरा, सामाजिक समूहों के बीच, जैसे धार्मिक, भाषाई या वंचित समूहों को हिस्सेदारी देना, आरक्षण वगैरह के जरिए। और चौथा, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच मुकाबला, कोalition सरकारें और साथ में प्रेशर ग्रुप्स और आंदोलनों का असर। बिल्कुल। और ये चारों ही तरीके उस बेसिक आइडिया पर टिके हैं कि पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सही कहा। तो मतलब पावर शेयरिंग को एक सीधी चीज नहीं, बल्कि इन सब का मिला जुला एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। और ये चारों ही रूप एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए, उसे हेल्दी रखने के लिए जरूरी हैं। ये पावर के मिसयूज को रोकते हैं, अलग-अलग आवाजों को जगह देते हैं और आम लोगों और ग्रुप्स को भी पॉलिसी पर असर डालने का मौका देते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। और जब हम इन व्यवस्थाओं को समझते हैं, तो हमें अपने आसपास जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो सरकारी फैसले हो रहे हैं, टीवी पर जो डिबेट चल रही हैं, उन्हें बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। हम सिर्फ देखते नहीं, बल्कि ज्यादा जानकार नागरिक बनते हैं। बिल्कुल। तो ये थी सत्ता साझाकरण के अलग-अलग रूपों पर हमारी आज की ये चर्चा।
उम्मीद है इससे ये मुश्किल सा लगने वाला टॉपिक थोड़ा आसान हुआ होगा। और जैसा हम अक्सर करते हैं, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए। हाँ। किताब में व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों, मजदूरों जैसे अलग अलग दबाव समूहों का जिक्र है जो फैसलों पर असर डालते हैं। जी। अब जरा ये सोचिए, क्या इन सभी ग्रुप्स का असर बराबर होता है? शायद नहीं। क्या एक बड़े कॉरपोरेट लॉबी का उतना ही वजन होता है जितना, मान लीजिए, छोटे किसानों के किसी संगठन का? ये अलग-अलग समूह तुलनात्मक रूप से कितना असर डाल पाते हैं, और उनके प्रभाव का ये जो फर्क है, ये असल में बनने वाली नीतियों को कैसे तय करता है? भले ही कागज पर पावर शेयरिंग के नियम हों। ये सोचने वाली बात है। इस पे सोचना शायद हमें पावर के असली खेल को और गहराई से समझने में मदद करेगा।